वेलकम बैक गाइस। अपने पिछले वीडियो में हमने एक सिंपल सा प्रोग्राम लिखा था सी प्लस प्लस का, और उसी के साथ साथ हम लोगों ने ये देखा था कि सी प्लस प्लस हमें क्यों सीखनी चाहिए। एक इंट्रोडक्शन हमने इस बात का भी लिया था कि ये कोर्स किस तरह से चलने वाला है। आज यहाँ पर मैं जल्दी से पहले कुछ रिकैप पॉइंट्स लिख देता हूँ और उसके बाद हम लोग देखेंगे हमारा क्या स्ट्रक्चर है सी प्लस प्लस के प्रोग्राम का। तो सबसे पहले मैंने आप लोगों को बताया था जो सी प्लस प्लस लैंग्वेज है वो 1979 में बनाई गई थी मिजान स्ट्राउस्ट्रप द्वारा। स्ट्राउस्ट्रप, आई होप मैंने स्पेलिंग सही लिखी होगी। आई एम सॉरी अगर मैंने गलत स्पेलिंग लिखी है स्टाउस्ट्रप की। एनीवेज, सी प्लस प्लस 1979 और जॉन स्टाउस्ट्रप, और उसी के साथ साथ इसको एक्सटेंशन ऑफ सी लैंग्वेज के तौर पे बनाया था, एक्सटेंशन ऑफ सी लैंग्वेज। तो यहाँ पर सवाल उठता है कि क्या इस कोर्स को देखने के लिए आपको सी लैंग्वेज आना जरूरी है? बिल्कुल भी नहीं। मैं इसको एकदम बिगिनर्स के लिए बना रहा हूँ, स्टेप बाय स्टेप। सी प्लस प्लस एज अ स्टार्टिंग पॉइंट आप लोग देखें, और जिन लोगों को सी लैंग्वेज आती भी है वो भी यहाँ से पिकअप कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम्स एट ऑल। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पर बेसिक देखा सी प्लस प्लस का। उसी के साथ साथ हम लोगों ने देखा था जो सी प्लस प्लस लैंग्वेज है हमारी, सी प्लस प्लस हमें क्यों यूज़ करते हैं? हम लोग फास्ट प्रोग्राम्स बना सकते हैं सी प्लस प्लस में। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ फास्ट प्रोग्राम्स बना सकते हैं। मोर कंट्रोल हमको होता है सिस्टम रिसोर्सेज के ऊपर, यानी कि जिस कंप्यूटर में प्रोग्राम रन हो रहा है उनकी रिसोर्सेज पर हमें ज़्यादा कंट्रोल मिलता है सी प्लस प्लस की मदद से। तो मोर कंट्रोल ओवर सिस्टम रिसोर्सेज यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, क्योंकि ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं। और उसी के साथ साथ प्लस मेमोरी मैनेजमेंट, मेमोरी मैनेजमेंट। तो हम लोगों को मेमोरी भी मेरे हाथ में आ जाती है अगर मैं सी प्लस प्लस प्रोग्राम जो है लिखता हूँ, यानी कि मैं अपनी मेमोरी के हिसाब से अपने प्रोग्राम्स को किसी भी हिसाब से लिख सकता हूँ। जितनी मेमोरी मैं चाहूँ कंज्यूम करवा सकता हूँ। मेरे हाथ में कंट्रोल है कितनी मेमोरी किस हिसाब से मैं डिवाइड करूँ, वो सारी चीज़ें मैं पॉइंटर्स वगैरह की मदद से कर सकता हूँ। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सी प्लस प्लस प्रोग्राम लिख रहे हो तो 4 GB रैम है तो आप जो है उसको 8 GB बना दोगे, ऐसा कुछ नहीं है, कोई जादू नहीं है। बस ये है कि मेरे पास कंट्रोल आ जाता है। जब मेरे हाथ में कंट्रोल्स ज़्यादा रहेंगे तो मेरे प्रोग्राम्स एफिशिएंट ही होंगे, गिवन कि मैं एक एफिशिएंट डेवलपर हूं। तो यहाँ पर उन सब चीज़ों को हम लोग आगे देखेंगे, और उसी की वजह से मुझे मिलती है हाई परफॉर्मेंस। तो यहाँ पर हाई परफॉर्मेंस को मेंशन करना, परफॉर्मेंस, ठीक है, बहुत ज़रूरी है। उसी के साथ साथ मैं यहाँ पर आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि जो सी प्लस प्लस है उसके 3 मेजर अपडेट्स हैं। एक है 2011 में आने वाली सी प्लस प्लस 11, फिर है हमारी 2014 में आने वाली सी प्लस प्लस 14, और उसके बाद है हमारी 2017 में आने वाली, इसको बोलते हैं सी प्लस प्लस 17। क्या आप लोगों को इन तीनों की चिंता करने की ज़रूरत है? अभी बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है चिंता करने की, क्योंकि जो बेसिक है वो काफ़ी दूर तक एकदम सेम रहने वाला है इन तीनों के लिए। तो बिल्कुल भी आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जानना बहुत ज़रूरी है कि जो मेजर अपडेट्स थे सी प्लस प्लस में, जो चेंजेस थे वो किए गए थे 2011 में, 2014 में और 2017 में। तो ये जो 3 है ये मेजर चेंजेस हैं जो कि सी प्लस प्लस में किए गए थे। अब यहाँ से मैं बोर्ड को क्लियर कर दूंगा। अगर आप लोगों को यहाँ पर इसका स्क्रीनशॉट वगैरह लेना है तो आप ले लो। और अब मैं यहाँ पर क्या करूंगा, इस बोर्ड को क्लियर करके आप लोगों को बताऊंगा कि बेसिक स्ट्रक्चर जो है सी प्लस प्लस प्रोग्राम का वो किस तरह से दिखाई देता है और किस लाइन का क्या मतलब होता है हमारे सी प्लस प्लस प्रोग्राम में। तो मैं यहाँ पर अपने बोर्ड को अब क्लीन कर देता हूँ, और मेरा बोर्ड जो है यहाँ पर क्लीन हो चुका है। तो अब मैं यहाँ पर करूँगा क्या, थोड़ा कलर चेंज करूँगा और थोड़ा सा इंटरेस्टिंग भी बनाना है ना कोर्स को। क्या करूँ, तो यहाँ पर मैं लिखूँगा हैश इंक्लूड आईओ स्ट्रीम। अब आप लोगों की क्या है ये? हाँ, देखा देखा तो लग रहा है, क्योंकि पिछले वीडियो में मैंने लिखवाया था आप लोगों को। लेकिन क्या है ये, इसको मैं भी इस वीडियो में आप लोगों को समझाने वाला हूँ। देखो, हैश इंक्लूड आईओ स्ट्रीम क्या करता है, उससे पहले मैं क्या करूँगा, प्रोग्राम को थोड़ा कंप्लीट कर देता हूँ एक लेवल तक। मैं यहाँ पर इंट मेन करूँगा और उसके बाद मैं यहाँ पर लिख दूंगा रिटर्न 0। फिर उसके बाद ये इस तरह से लगा दूंगा, उसके बाद मैं लिख दूंगा सी आउट। फिर इस तरह से मैं लिख दूंगा हेलो, और उसके बाद हेलो वर्ल्ड, और उसके बाद ये सेमी कोलन। ध्यान से आप देखना, ये सेमी कोलन है, ठीक है। अब ये कर क्या दिया मैंने इतनी देर में? यहाँ पर देखो, मैं आप लोगों को समझाता हूँ मैंने यहाँ पर क्या कर दिया। सबसे पहले तो यहाँ पर मैंने लिखा हैश इंक्लूड आईओ स्ट्रीम। अब ये लाइन क्या करती है, मैं एक एक लाइन का मतलब आप लोगों को समझाता हूँ, क्योंकि एक एक लाइन का मतलब समझना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये जो लाइन है ये क्या दर्शाती है, ये कहती है कि आईओ स्ट्रीम नामक एक फाइल ऑलरेडी मौजूद है। आईओ स्ट्रीम नामक फाइल ऑलरेडी मौजूद है, उसमें से जो जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उसको इस प्रोग्राम में यूज़ करने के लिए तैयार कर लो। इसको कहते हैं हेडर फाइल,
और ये नहीं है कि एक ही हेडर फाइल है सिर्फ, हम और भी हेडर फाइल्स इंक्लूड करेंगे, उनकी बातें करेंगे अभी आगे, जो कि हमारे प्रोग्राम की फंक्शनैलिटी को बढ़ाती हैं। ठीक है, ये हमारे प्रोग्राम की फंक्शनैलिटी को इन्हांस करती हैं। इनका सिंटैक्स ये होता है, हैश लिखो, इंक्लूड लिखो, इस तरह से एंगुलर ब्रैकेट्स लगाओ और हेडर फाइल का नाम लिख दो। ठीक है, ये क्या करेंगी, हमारे प्रोग्राम की फंक्शनैलिटी को हमें बढ़ाने में मदद करेंगी। इसको कहते हैं हेडर फाइल। और इस प्रोग्राम में मैंने सिर्फ आईओ स्ट्रीम को इंक्लूड किया है। और आईओ स्ट्रीम का क्या काम है, हर हेडर फाइल का कोई ना कोई काम जरूर होगा, वरना मैं उसको इंपोर्ट क्यों करूंगा, मैं अपने प्रोग्राम में किसी फालतू चीज को इंक्लूड क्यों करूंगा। मैं इंक्लूड कर रहा हूं अपने प्रोग्राम में, मतलब कुछ ना कुछ तो काम होगा उसका। तो यहां पर बताता हूं आईओ स्ट्रीम का क्या काम है। ये हमको इनपुट आउटपुट करने में मदद करती है। आईओ का मतलब होता है इनपुट आउटपुट, इनपुट लेने में, आउटपुट देने में। जैसे कि अगर मैं प्रिंट करना चाहता हूं कुछ स्क्रीन में, तो मैं इसका सी आउट फंक्शन इस्तेमाल कर सकता हूं। ठीक है, और भी इसके बहुत सारे यूजेज हैं, और भी इसके अंदर बहुत सारी चीजें हैं। ये सिर्फ इनपुट आउटपुट सिर्फ स्क्रीन पर या फिर सिर्फ सी आउट पर इतने तक सीमित नहीं है, इसमें और भी आगे चीजें हैं। लेकिन अभी के लिए हम थोड़ा यहाँ पर सब्र करेंगे, सब्र करके सिर्फ सी आउट को देखेंगे इस प्रोग्राम में। तो ये हमने लाइन समझ ली। इसके बाद यहाँ पर मान लो मैंने 2 लाइन छोड़ी हो या 3 लाइन छोड़ी हो या 10 लाइन छोड़ी हो, मैटर नहीं करता है, क्योंकि जो C++ है वो जो ब्लैंक लाइंस हैं उनको इग्नोर कर देगा। ठीक है, तो हो सकता है मैंने यहाँ पर 2 ब्लैंक लाइंस छोड़ी हो सकता है मेरे पड़ोसी ने 4 लाइंस छोड़ी हो, और हो सकता है कि जो मेरे ग्राउंड फ्लोर में रह रहा है उसने 12 लाइंस छोड़ी हो। हम तीनों का प्रोग्राम एकदम सेम चलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम कोई भी एम्प्टी लाइंस कितनी भी छोड़ सकते हैं। अब उसके बाद ये इंट मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, इसका क्या मतलब है, इंट का मतलब होता है इंटीजर। ठीक है, और ये मेन क्या है, मेन है एक फंक्शन। अब मैं यहाँ पर आप लोगों को एक दूसरे तरीके से समझाऊंगा। ठीक है, और ऐसे तरीके से समझाऊंगा कि सुन लिया अगर आप लोगों ने तो एकदम क्लियर हो जाएगी ये चीज़। अब ध्यान से देखना मेरी बात को। मान लो कि आप एक रेस्टोरेंट चलाते हैं। ठीक है, ये आपका एक रेस्टोरेंट है। ठीक है, और इसमें आप लोग मान लो पिज़्ज़ा बेचते हो, और रोटी भी बेचते हो, सब्जी भी बेचते हो, सब कुछ बेचते हो। ठीक है, आपके पास ऑर्डर आता है, कोई भी ऑर्डर आता है तो आप ऑर्डर प्रोसेस करने के लिए एक काम दोगे किसी को, क्योंकि आप तो करोगे नहीं सब काम, आपके एम्प्लॉयज करेंगे, आप तो मालिक हो। तो आप क्या करोगे, अपने एम्प्लॉय को, जैसे मान लो एक रोहन दास नाम का ये एम्प्लॉय है। ठीक है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ रोहन। और भी बहुत सारे हमारे प्यारे प्यारे एम्प्लॉयज़ हैं जो कि अलग अलग काम करते हैं, जैसे कोई सफाई करता है, कोई रोटी बनाता है, कोई रोटी बेलता है, बहुत सारे एम्प्लॉयज़ हैं हमारे। मान लो मैं कुछ नाम दे देता हूँ यहाँ पर, स्किल एफ, ये है हैरी, ये रोटी बेलता है यहाँ पर इस रेस्टोरेंट में। ये स्किल एफ है, ये जो हमारी सब्जियाँ काटनी होती है ना वो काटता है। ठीक है, तो रोहन से मैं कहूँगा कि काम करो, यानी कि किसी ने बोला है कि रोटी सब्जी उसको चाहिए, तो रोटी सब्जी बना दो। तो यहाँ पर ये जो वर्कर्स हैं मेरे, और ये मैं हूँ, यानी कि आप हैं, सॉरी मैं तो यहाँ पर हूँ, ये आप हैं। ठीक है, आपका रेस्टोरेंट है, ये आप हैं। अब आपने किसी ना किसी को तो बोलना पड़ेगा, कोई ना कोई तो एंट्री पॉइंट होगा ना आपका, जिसको आप बोलोगे कि भाई रोटी सब्जी का ऑर्डर आया है, मान लो पनीर बटर मसाला और 2 रोटी का ऑर्डर आया है, तो आप किसी ना किसी को तो बोलोगे कि पनीर बटर मसाला और 2 रोटी जो है जल्दी से रेडी कर दो। तो जो आपका एंट्री पॉइंट होने वाला है, जो कि आपका मेन है, वो आपका रोहन दास है। आप रोहन से कहते हो, बाकी काम फिर रोहन संभाल लेता है। तो आपने रोहन से कहा कि ये ऑर्डर आ गया है, ज़रा इसको प्रोसेस करो। फिर रोहन क्या करेगा, रोहन भी क्या करेगा, आगे और लोगों को काम देगा। ठीक है, काम देगा, बोलेगा कि रोटी बना दो, इससे बोलेगा सब्जी बना दो। हो सकता है ये भी आगे कुछ और एम्प्लॉयज़ को काम दे और कहें कि आटा गूंद दो। मान लो और भी हमारे पास एम्प्लॉयज़ हों, मैंने ब्लू से लिख बनाए हुए एम्प्लॉयज़, तो वहाँ पर मान लो बहुत सारे और भी एम्प्लॉयज़ हों जिनको हमारे स्किल एफ और जो हैरी हैं वो आगे का काम देते हैं। तो यहाँ पर जो काम है वो आगे बढ़ता चला जा रहा है। ठीक है, आप देखो यहाँ पर सबसे पहले जो एंट्री पॉइंट था वो रोहन था, जिसने ऑर्डर लेके इन दोनों को दिया। फिर उसके बाद रोटी का ऑर्डर जो था आगे का, जैसे कि रोटी बनाने के लिए आटा गूंदना पड़ता है, हो सकता है आपको रोटी में धनिया भी लगाना पड़े, तो वो सारे काम आप दोगे आगे एम्प्लॉयज़ को। और उसके बाद सब्जी जो है यहाँ पर जो कि बनाने के लिए दी गई है हैरी को, हो सकता है वो सब्जी मंगवाए पहले, बनाने से पहले हो सकता है कि वो सब्जी कटवाए, तो वो सारे काम आगे दे देगा अपने और जो उसके नीचे काम कर रहे हैं उनको। तो एंट्री पॉइंट क्या था, एंट्री पॉइंट था रोहन। उसी तरह जो काम होता है उसका एंट्री पॉइंट होता है मेन, हमारे C++ प्रोग्राम के नज़रिए से देखा जाए तो ये मेन क्या है, ये वो फंक्शन है जो कि एंट्री पॉइंट है, क्योंकि कहीं ना कहीं से तो चालू करना है ना। तो कभी भी प्रोग्राम स्टार्ट होगा तो मेन से स्टार्ट होगा, कुछ नहीं देखेगा वो, सिर्फ मेन देखेगा, मेन से स्टार्ट होगा। और मेन उसको देगा क्या, हमारा जो ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि प्रोग्राम को रन कर रहा है उसको क्या मिलेगा, उसको कोई इंटीजर वैल्यू मिलेगी, अभी तक ये बता दिया है। तो यहाँ पर जो आप हैं,
वो जब रोहन दास से कह रहे हैं कि रोहन दास रोटी, 2 रोटी और पनीर बटर मसाला का ऑर्डर है, उसको ज़रा प्रोसेस करो, तो क्या एक्सपेक्ट करेंगे रोहन दास से वो, कि उसको, कि रोहन दास जो आपको प्लेट में और कटोरी में पनीर बटर मसाला और रोटी की थाली दे, ठीक है, ये आप एक्सपेक्ट करेंगे, ये ऑर्डर आपने दिया, ठीक है। तो आपने ऑर्डर दे दिया, आपको नहीं पता क्या करना है नीचे, आपको तो बस रोटी या पनीर बटर मसाला चाहिए। उसी तरह यहाँ पर ही जो बेसिक स्ट्रक्चर है हमारे प्रोग्राम का, इंट मेन, यहाँ एंट्री पॉइंट होगी, यहाँ एंट्री होगी हमारे प्रोग्राम की। मेन जो है वो फंक्शन है जहाँ पर एंट्री होगी, और इसके अंदर और बहुत सारे फंक्शन हो सकते हैं जो कि हम कॉल करेंगे। जैसे मान लो यहाँ पर हो सकता है फंक1 करके एक फंक्शन मैं लिख सकता हूँ, func_1 और सेमीकोलन लगाऊंगा, और मेन के अंदर जाते ही वो फंक्शन कॉल होगा, हो सकता है वो भी 10 और फंक्शंस को कॉल करता हो। तो फंक्शन की चेन होते 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 फिर जब वो जो भी काम रिटर्न करेगा वो इसको करेगा, फिर ये बैक आगे बढ़ेगा और फिर मेन को रिटर्न करेगा। तो ये जो फंक्शंस हैं ये इस तरह से काम करते हैं, जिस तरह से ये चेन काम कर रही है इस रेस्टोरेंट में। यहाँ पर आई होप कि समझ में आ गई होगी एनालॉजी। तो यहाँ पर हमने काफ़ी टाइम स्पेंड कर लिया इंट मेन पर, और बहुत ज़रूरी भी था हमको ये टाइम स्पेंड करना इंट मेन, ठीक है। इसके अंदर बहुत सारे फंक्शंस हो सकते हैं, ये सिर्फ एक मैंने एग्जांपल दिया था आप लोगों को कि इंट मेन में और भी बहुत सारे फंक्शंस हो सकते हैं। अभी के लिए मैं ज़रा हटा देता हूँ इसको, प्रोग्राम को सिंपल से सिंपल रखना चाहता हूँ, और उसी के साथ साथ यहाँ पर मैं क्या करूँगा, यहाँ पर मैं सी आउट को अब समझाऊंगा। अब देखो मैंने जब इंट मेन लिखा तो ये एक लगाया करली ब्रेसेस, एक ये लगाया, तो मैंने कहा कि आपको इंट रिटर्न में दिया जाएगा, ये रिटर्न टाइप आपका इंट है, ठीक है। मैं इस फंक्शन को कंप्लीट करने के बाद इंटीजर वैल्यू रिटर्न करूंगा, ये इस बात का मतलब ये है। और मेन का मतलब क्या है, मेन इस फंक्शन का नाम है, मेन ही होना चाहिए, कुछ और नहीं हो सकता। मेन का मतलब है ये एंट्री पॉइंट है, ठीक है। तो मेन यहाँ पर नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, मेन ही होगा, कुछ और नहीं हो सकता, ठीक है। फिर उसके बाद ये जो है ओपन क्लोज पैरेंथेसिस, ये जताते हैं, ये बताते हैं इस बात को कि ये एक फंक्शन है, ठीक है। उसके बाद ये कर्ली ब्रेसेस है, ये फंक्शन बॉडी स्टार्ट करते हैं कि यहाँ स्टार्ट हुई बॉडी, यहाँ फंक्शन बॉडी एंड हुई, और इसके अंदर जो कुछ भी है वो मेरा फंक्शन है। यानी कि वो जो मेन फंक्शन है उसके अंदर जो जो चीज़ें हैं वो इतने में रहेंगी, इन कर्ली ब्रेसेस के बीच में रहेंगी। कोई दूसरा फंक्शन अगर मैं बनाता हूँ, मान लो मैं इंट कुक नाम से कोई फंक्शन बनाता हूँ, तो मैं इसके बाहर बना दूंगा ऐसे करके, और उसकी बॉडी यहाँ पर रहेगी। और अभी मैं उसके बारे में बात भी नहीं करना चाहता हूँ, ठीक है, क्योंकि आगे हम पूरा डिटेल में देखेंगे फंक्शंस को। उसके बाद फंक्शन के अंदर जो है, जो फंक्शन बॉडी है, उसमें हम क्या करते हैं, इंस्ट्रक्शंस लिखते हैं एक एक करके, एक इंस्ट्रक्शन, उसके बाद सेमीकोलन लगा के दूसरा इंस्ट्रक्शन। अब यहाँ पर मैं सी आउट हेलो वर्ड, ये एक इंस्ट्रक्शन मैंने लिखा है, दूसरा इंस्ट्रक्शन मैं यहाँ भी लिख सकता था, रिटर्न 0 यहाँ भी लिख सकता था, इस तरह से रिटर्न 0 और सेमीकोलन, इसीलिए सेमीकोलन की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन अपने प्रोग्राम को अच्छा बताने के लिए कि भाई हमारा प्रोग्राम अच्छा दिखे, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, सेमीकोलन के बाद एक नई लाइन स्टार्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैं इसलिए इसको खचपच नहीं करूँगा, मैं कर भी सकता हूँ चाहूँ तो, लेकिन क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे इसको मेंटेन तो एक इंसान ही करने वाला है ना, तो उस इंसान को कंफ्यूज क्यों करें, उस इंसान के लिए अच्छा सा प्रोग्राम लिखते हैं ताकि उसको भी देखने में मज़ा आए इस प्रोग्राम को। अगर ये कोई ऐसी चीज़ होती जो कि इंसान नहीं देखता तो शायद मैं इस पर इतनी मेहनत नहीं करता, लेकिन क्योंकि ये प्रोग्राम इंसान द्वारा मेंटेन किया जाने वाला है, इसलिए हम यहाँ सेमीकोलन लगाकर नई लाइन स्टार्ट करके और बाकी इंस्ट्रक्शंस लिखते हैं। इस प्रोग्राम में एक सैम्पल प्रोग्राम है जिसमें सिर्फ 2 इंस्ट्रक्शंस हैं मेन के अंदर, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ 2 इंस्ट्रक्शंस मेन के अंदर हो, हमारे कितने भी इंस्ट्रक्शन हो सकते हैं, 1000 लाइन ऑफ कोड भी हो सकता है, कितना भी हो सकता है। ये एक सिंपल सा स्ट्रक्चर बताने के लिए 2 लाइन का प्रोग्राम मैंने बनाया है, मेन के अंदर सिर्फ 2 लाइन्स हैं, ठीक है। ये वाली जो लाइन है ये कह रही है कि सी आउट नाम का एक फंक्शन है, ठीक है, और ये गलत है क्योंकि मुझे यहाँ पर std यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि जो सी आउट है वो एक स्टैंडर्ड नेम स्पेस में होता है, ठीक है। अब ये नेम स्पेस क्या होती है, ये कन्फ्यूजन आपके दिमाग में क्रिएट कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर std लिखना ज़रूरी था, ठीक है, std के बाद मैंने सी आउट लिखा। तो यहाँ पर जो आईओ स्ट्रीम हमने इंपोर्ट करी है, जो हेडर फाइल हमने डाली है ऊपर, उसमें एक फंक्शन डिफाइंड है जिसका नाम है सी आउट, और वो कहाँ पर है, स्टैंडर्ड नेम स्पेस के अंदर। इसको कुछ आप ऐसे समझ लो कि मान लो मैं 10 हेडर फाइल इंक्लूड करता और उन 10 के अंदर रोहन नाम का एक फंक्शन होता, तो अगर मैं रोहन यूज़ करना चाहता हूँ अलग अलग हेडर फाइल से, तो ये जो नेम स्पेस है ये मुझे बचाएगी। नेम स्पेस अगर मैं डाल दूंगा तो मैं बता पाऊंगा कौन सी हेडर फाइल से मैं यूज़ करना चाहता हूँ फंक्शन। बट अभी के लिए आप बस ये समझ लो कि या तो आप सी आउट से पहले इस तरह std, और ये जो स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर है इस तरह से std यहाँ पर लिख देता हूँ सी आउट, या तो आप ऐसे लिख लो, या फिर आप क्या करो, इसको हटा ही दो यहाँ से std को, और यहाँ पर आप लिख दो यूजिंग नेम स्पेस, यानी कि मेन के बाहर लिख दो यूजिंग नेम स्पेस std सेमीकोलन, ठीक है।
इससे क्या मतलब है कि std के अंदर जो फंक्शंस हैं उनके लिए मुझे std और ये वाला जो स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर है लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ सी आउट से भी काम चल जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर हम इन सब चीज़ों के बारे में आगे बात करेंगे, अभी मैं इसको ज़्यादा ब्रेक डाउन नहीं करना चाहता, बस आप ये समझ लो यहाँ पर यूजिंग नेम्स पे std लिखना है अगर हम सी आउट यूज़ करना चाहते हैं, और सी आउट के बाद ये सिंटेक्स है हमारा इस स्ट्रिंग को प्रिंट करने का। और हेलो वर्ड, जो यहाँ पर हेलो वर्ड लिखा है मैंने इस तरह से, हेलो वर्ड, ये मेरे डबल कोट्स हैं। डबल कोट्स के अंदर कोई भी चीज़ अगर हमने कोई भी सेट ऑफ कैरेक्टर्स डाल दिए तो वो स्ट्रिंग कहलाती है। तो डबल कोट्स के अंदर मैंने ये डाला, इसका मतलब ये एक स्ट्रिंग है। तो सी आउट के बाद मैंने ये लगाया, और ये लगाने के बाद दो एंगुलर ब्रैकेट्स लगाने के बाद ये जो हमारे लेस देन साइंस है, उसके बाद मैंने हेलो वर्ड लिख दिया। तो मैं ये कह रहा हूँ अपने प्रोग्राम द्वारा कंप्यूटर से कि स्क्रीन पर जो हेलो वर्ड है उसको प्रिंट कर दो, बस इतना ही, और सेमीकोलन। और जैसे ही तुम ये काम करो, तुम मेन की जो रिटर्न वैल्यू थी वो जीरो कर दो, यानी कि जीरो रिटर्न कर दो। अब जीरो रिटर्न वैल्यू का मतलब होता है सक्सेसफुल टर्मिनेशन प्रोग्राम का, यानी कि जो प्रोग्राम था, जो ऑपरेटिंग सिस्टम ने कॉल किया था, उसको हम एक जीरो वैल्यू भेज दे रहे हैं। ठीक है, तो ये जीरो वैल्यू हमने जो है अपने ऑपरेटिंग सिस्टम को भेज दी। ठीक है, तो आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गई होगी ये चीज़, और ये प्रोग्राम आपको समझ में आया होगा, ये एनालॉजी आप लोगों को समझ में आई होगी। हमने यहाँ पर मैंने थोड़ा गचपच कर दिया प्रोग्राम, बट आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। और यहाँ पर एक सेपरेटर लगा देता हूँ कुछ इस तरह से, आई होप कि मैं इसको और कॉम्प्लिकेटेड नहीं बना रहा हूँ। हाँ, तो ये एक एनालॉजी थी और ये हमारा बेसिक स्ट्रक्चर था प्रोग्राम का। आई होप कि ये क्लियर हो गया होगा आप लोगों को कि आईओ स्ट्रीम क्या होती है, और उसी के साथ साथ यूजिंग नेम्स पे एसटीडी ज़्यादा क्लियर होने की ज़रूरत अभी है नहीं, बस एक जो ऊपर से हाई लेवल स्ट्रक्चर है वो चाहता हूँ कि आप लोगों को समझ में आ जाए। ठीक है, और हेडर फाइल हमारी, हमने जो आईओ स्ट्रीम इंक्लूड करी है वो इनपुट आउटपुट सी आउट जो फंक्शन है, और सी इन भी एक फंक्शन होता है जिसको हम देखेंगे, वो सारे फंक्शन यूज़ करने के लिए हमने यहाँ पर इंक्लूड करी हुई है। और उसी के साथ साथ यहाँ पर हमने रिटर्न जीरो कर दिया अपने इंट मेन के अंदर, जैसे ही हमारा इंट मेन खत्म होता है। और ये जो कर्ली ब्रेसेस हैं ये जताते हैं एक फंक्शन का स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट, और इन दोनों के बीच में जो जो चीज़ें होंगी वो होंगी हमारी फंक्शन की बॉडी। तो ये था हमारा बेसिक स्ट्रक्चर सी प्लस प्लस प्रोग्राम का। तो यहाँ पर लिख देता हूँ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ अ सी प्लस प्लस प्रोग्राम, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ अ सी प्लस प्लस प्रोग्राम। ठीक है, अब यहाँ पर मैंने आप लोगों को जैसे पिछले वीडियो में बताया था कि ये प्रोग्राम आप चाहे नोटपैड में लिख लो, चाहे वर्ड पैड में लिख लो, चाहे कोई हैरी पैड में लिख लो, या वीएस कोड में लिख लो, रन ये होने वाला है। लेकिन अगर मैं वीएस कोड में या एक अच्छी आईडीई में लिखूंगा, एक ऐसी आईडीई में लिखूंगा जो कि मुझे सजेशंस देती है, जैसे ही मैं टाइप करता हूँ इंट, मुझे मेन दिखा देती है, मैं एंटर मारता हूँ ये टेम्पलेट पूरी आ जाती है, तो मुझे काफ़ी सुविधा होने वाली है। तो सुविधा को मैक्सिमम करने के लिए मैं वीएस कोड को इस्तेमाल करूँगा। लेकिन क्या मुझे वीएस कोड इस्तेमाल करने की ज़रूरत है? नहीं, मैं कुछ और भी यूज़ कर सकता हूँ। मैं बिगिनर्स को रेकमेंड करता हूँ वीएस कोड, लेकिन मैं किसी भी ऐसे इंसान जो कि ऑलरेडी यूज़ कर रहा है कोई दूसरी आईडी, उस पर प्रतिबंध नहीं लगाना चाहता। वो जो मन चाहे यूज़ करते हुए इन वीडियोस को फॉलो कर सकता है। ठीक है, लेकिन बस एक आप लोगों से रिक्वेस्ट रहेगी कि नोटपैड को यूज़ मत करना प्लीज़। ठीक है, नोटपैड यूज़ मत करना, क्योंकि नोटपैड एकदम प्लेन टेक्स्ट आपके अगर आप एक बिगिनर है तो डेफिनेटली प्रॉब्लम होने वाली है। नोटपैड यूज़ मत करना। ठीक है, वीएस कोड अगर आप लोग एक बिगिनर है तो मेरी तरफ से एक बहुत बड़ा एडवाइस है आपको उसको एक्सेप्ट करना। ठीक है, सो आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा बेसिक स्ट्रक्चर जो है हमारे इस सी प्लस प्लस प्रोग्राम का किस तरह से दिखाई देता है। और आप लोगों को ये रेस्टोरेंट की एनालॉजी कैसी आई, समझ में आई, नहीं आई, कैसी लगी, अच्छी लगी, बुरी लगी, और मेरी ड्राइंग कैसी लगी, मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। और अगर ये वीडियोस पसंद आ रहे हैं यार इस तरह के, तो लाइक ज़रूर कर देना, ताकि मुझे पता चले कि आप लोग को और सी प्लस प्लस के वीडियोज़ चाहिए, ताकि मैं इस कोर्स को और अच्छी तरह से इंटरैक्टिव बनाऊँ आप लोगों के लिए। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही गाइस। डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक डाल दूंगा, आप लोग काइंडली प्लेलिस्ट का लिंक ज़रूर से क्लिक करके उसको बुकमार्क कर लेना और सेव कर लेना उस प्लेलिस्ट को, ताकि वो प्लेलिस्ट आपकी हो जाए। Thank you so much guys for watching this video, and I will see you next time.